आज का एजेंडा में जानेंगे खबरों को तफसील से। सबसे पहली ये खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से है। केंद्रीय सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की पर खास ध्यान दे रही है। बुनियादी ढांचे, रेल और सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए तेजी से काम जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ये राशि शोपियां बाईपास के लिए जमीन हासिल करने के लिए मंजूर की गई है और इस ट्वीट के बाद खुशी की लहर देखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये ट्वीट है। नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए 323 करोड़ से ज्यादा की रकम इसके लिए स्वीकृत की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये ट्वीट और ट्वीट के बाद इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर और 323 करोड़ से ज्यादा के रुपए 323 करोड़ से ज्यादा के रुपए की स्वीकृति की गई है। आपको बता दें कि शोपियां बाईपास के निर्माण के लिए जमीन का ये अधिग्रहण किया जाएगा। जब शोपियां बाईपास होगा तो जाहिर सी बात है आने जाने वालों को राहत का सामना होगा। उन्हें एक सीधी और सटीक सड़क मिल पाएगी। शोपियां बाईपास के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए पैसों को एक तरह से कहा जाए कि मंजूरी मिल गई है और ये ऐलान किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सड़क संपर्क में सुधार के लिए 323 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट में लिखा है कि शोपियां बाईपास के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रास्ते किस तरह के हैं? पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से दुश्वारियां पेश आती हैं और रोड एंड कनेक्टिविटी पे कहीं ना कहीं फोकस जम्मू कश्मीर की पर केंद्रीय सरकार का देखा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन जम्मू से जुड़ रहे हैं। राजन, ये सौगात ही माना जाए शुरुआती दौर में केंद्र सरकार का कि रोड एंड कनेक्टिविटी को मजबूत और करने के लिए जम्मू कश्मीर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ये कहां से कहां तक होगा? जी बिल्कुल सदा आपने सही कहा। पहले से ही जो फोकस है इस वक्त वो जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी को लेकर पहले से ही जो यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे हैं नितिन गडकरी, उन्होंने साफ कर दिया था कि उनका फोकस है कि जम्मू कश्मीर हमेशा जो पीछे रहा है उसके पीछे जो मुख्य वजह यही रही कि रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन अब कई ऐसी योजनाएं जो हैं उसकी शुरुआत होगी जिसके लिए पैसा भी पहले ही सैंक्शन हो चुका है। जिस तरह से 323 करोड़ रुपए जो अभी लैंड एक्विजिशन के लिए उन्होंने अप्रूव किया है, वो शोपियां बाईपास का जो इलाका है उसको रोड कनेक्टिविटी जो बोथ एंड्स पे जो है वो देनी है। इसके साथ साथ सना 923 करोड़ रुपए उड़ी बारामूला जो नेशनल हाईवे है उसके लिए भी पहले ही दिया जा चुका है और जल्द ही नितिन गडकरी जब जम्मू कश्मीर आने वाले हैं 10-11 अप्रैल को, वो एक्सपेक्टेड हैं कि जम्मू कश्मीर विजिट करेंगे। उससे पहले इस तरह के तोहफों की जो सौगात है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जिस तरह से उन्होंने अनाउंस की है, इससे ये हो जाता है, साफ हो जाता है कि अब जो रोड कनेक्टिविटी, चाहे हम लद्दाख की बात करें, चाहे हम कश्मीर घाटी की बात करें और उसके साथ साथ जम्मू रीजन की बात करें, तमाम तीनों जो खित्ते हैं उनमें जो है ये रोड कनेक्टिविटी देनी है। अब लद्दाख जो है अलग से यूटी बन चुका है और जोजिला टनल बाईपास वो पहले से आप देख सकते हैं कितना तेजी से काम चला। उसके साथ साथ जो शोपियां बाईपास का जो लैंड एक्विजिशन का काम है, सबसे अहम काम होता है कि जब लैंड एक्विजिशन की जाती है कई तरह की कानूनी अड़चनें आती हैं, लेकिन हमने देखा है कि नितिन गडकरी ने खुद जो है इसमें कोशिशें करके कोशिश यही की है कि जल्द से जल्द काम की शुरुआत हो। चाहे हम जम्मू में हमने देखा हो बनिहाल रामबन के पास जो टनल्स बन रही हैं जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए, उसका काम कितनी तेजी से हुआ है और हो रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि एक शोपियां बाईपास के निर्माण के लिए लैंड एक्विजिशन यानी जमीन के अधिग्रहण के लिए ये रकम को स्वीकृति मिली है। अब सवाल ये होता है कि
उठता है कि ये बाईपास का स्ट्रेच कितना लंबा होगा, कितने किलोमीटर का होगा, क्या इस हवाले से कुछ जानकारी मिल पाई है? और जैसे आपने कानूनी अड़चनों की बात की, तो कई बार ऐसा भी को मिलता है। दूसरा पहलू ये होता है कि जब लैंड एक्विजिशन का प्रयास सरकार करती है तो जो जमीन के मालिक हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं विरोध जताया जाता है। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सरकार की तरफ से जो प्रयास करने की कोशिशें हैं, क्या वो शुरू हो गई है? बिल्कुल सना, ये जो कोशिशें हैं इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी थी और वहाँ के लोगों की ही जो है ये डिमांड थी कि बाईपास जो नेशनल हाईवे है, रोड कनेक्टिविटी है, उसको मजबूत किया जाए। तो इसकी जो मिसाल है वो हम जम्मू के में मिसाल देंगे। जब में जो जम्मू कनाल हेड से मुट्ठी तक जो फ्लाईओवर बनना था, तो कई तरह की इस तरह की कानूनी अड़चनें सामने पेश आई थी। कई दुकानें थी, कई लोगों की लैंड एक्विजिशन करने में ही वक्त लग गया। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने तब इनिशिएटिव लिया और उन्होंने साफ कहा था अपनी स्पीच में कि उनको जो सपोर्ट है वो नितिन गडकरी की तरफ से है और उन्होंने कहा है कि जितना भी पैसा खर्च होता है इसके लिए, अगर लैंड एक्विजिशन की जानी है उसको जल्द किया जाए। कहीं फॉरेस्ट की एनओसीज चाहिए होती हैं, तो तमाम जो अब डिपार्टमेंट उसको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जल्द से जल्द ये एक्विजिशंस हो पाए, उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर दिया गया है। और उसी के तहत जो जितनी भी रोड कनेक्टिविटीज है फार फ्लंग एरियाज में है, चाहे वो नेशनल हाईवे को लेकर है, चाहे वो टनल्स को लेकर है, चाहे वो फ्लाईओवर्स को लेकर है, उसका काम पहले से काफी तेजियों पे हो चुका है। जी सना, बिल्कुल। अगर ये स्ट्रेच बिल्कुल अगर मुकम्मल होता है तो कितने लोगों को और किन किन लोगों को फायदा होगा इसका? आप संक्षिप्त में आंसर चाहेंगे? बिल्कुल सना, देखिए कई जो बाईपास जो इलाका होता है वो हमेशा जो आसपास के गांव हैं उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है ताकि नेशनल हाईवे के साथ, क्योंकि शुपिया जो इलाका है मुगल रोड से, जब आप पुंछ से आते हैं तो मुगल रोड का जो कनेक्टिविटी है वो शुपिया के साथ बनता है और शुपिया जो बाईपास है उससे भी जो आसपास लगते हुए गांव हैं, हजारों लोग हैं और जो आने वाले सैलानी हैं उनको भी काफी इससे फायदा मिलता है। आम लोगों को तो इसका फायदा मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के गांव के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है और बेहतर रोजगार की भी संभावना दिखने लगती है इस तरह के बाईपास का जो फैसला लिया। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर के निजी स्कूलों के 8000 से अधिक छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2023 और 2024 के लिए कश्मीर घाटी के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। ये हाल ही में घाटी के विभिन्न जिलों में शिक्षा निदेशालय द्वारा शुरू किए गए नामांकन अभियान के दौरान हुआ है। इन नए दाखिलों में ज्यादातर विशेष रूप से सक्षम बच्चे शामिल हैं। तो दूसरी खबर कश्मीर की है। कश्मीर के निजी स्कूलों के 8000 से अधिक छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2023 और 2024 के लिए कश्मीर घाटी के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। उमूमन हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूलों के दरमियान की जो लाइन है उसे लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सरकारी स्कूल को कहीं ना कहीं बहुत पीछे बताया जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में सच्चाई ये है, खबर ये आई है कश्मीर से कि निजी स्कूल के 8000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, छात्र हैं जिन्होंने 2023 और 2024 के लिए वैली के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। तो इसे एक क्या खुशाइन कदम माना जाए? क्या सरकारी स्कूलों की तरफ से जो पोजीशन दी जा रही है या उनकी जो कार्यशैली है उसको देखते हुए ऐसा किया जा रहा है? इन तमाम के साथ चलेंगे अपने संवाददाता नुमाइंदे परवेज के पास, जो कि श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमेशा सरकारी स्कूलों को लेकर कई बातें कही जाती है, ये आया है परवेज, लेकिन बहुत अच्छी खबर यह है कि 8000 से अधिक जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ले रहे बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल का रुख कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? और बहुत अच्छी बात है अगर ये शुरुआती तौर पर देखा जाए तो। बिल्कुल सना, बहुत ही एक पॉजिटिव इसको एक स्टेप माना जा रहा है और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। हमने अक्सर देखा है कि जो सरकारी स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनके खुद के बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में उनका एडमिशन कराते हैं, लेकिन हाल जो में
मार्च से जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक ड्राइव की थी, एनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट की थी पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में। पूरे जो रूरल एरिया और अर्बन एरियाज हैं वहां पे हर एक जगह एक मुंजुमला एक ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें जो बच्चे हैं उनको स्कूल्स की तरफ आने की दावत दी गई थी। उसके चलते ये फिगर सब सामने आ रहे हैं। और 15 दिन की ये ड्राइव थी, 15 मार्च से शुरू हुई थी और अब बताया जाता है कि वो इसका रेस्पॉन्स देख के 5 दिन इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी ड्राइव के दौरान है तकरीबन 8,000 के करीब जो हैं बच्चे जिन्होंने एनरोलमेंट में शामिल होके और सरकारी स्कूलों में अपने आप को एनरोल किया है। इनमें ज्यादातर बच्चे जो हैं वो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं और जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है वो एक बहुत बड़ी बात है। इसमें स्कूल ड्रॉप आउट्स का जो इश्यू रहता था कि मेजर एक पोर्शन हमने देखा कि काफी इंक्रीज हो गया था स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स यहाँ पे पिछले कुछ सालों में, लेकिन वो उस इन 8,000 में उस तबके से भी काफी बच्चे आते हैं जो कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। यहाँ पे जिस तरह से इसको एक खुशाइंदा बात माना जा रहा है, लेकिन साथ में इसमें कुछ और इकदाम उठाने की जरूरत है। देखिए सरकारी स्कूलों का जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं किया जाता है, उनको एट पार नहीं लाया जाता है प्राइवेट स्कूल्स के साथ, तक जो वालिदैन हैं वो गुरेज ही करेंगे कि अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूल भेजे। हालांकि हमने कुछ स्कूल ऐसे यहाँ पे ऐसे देखे हैं जिनको रोल मॉडल की तरह पेश किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सरकारी स्कूल जो हैं वो अभी भी उस हालात में नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल के साथ जो है कम्पीट कर पाए। हालांकि तो ये तो हकीकत आपने बताई, लेकिन जो ड्राइव का आप जिक्र कर रहे थे, तो क्या माना जाए कि ये ड्राइव की कोशिशों की वजह से निजी स्कूल से बच्चे सरकारी स्कूल की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर सरकारी स्कूलों के कुछ सरकारी स्कूलों ने बेहतर कार्यशैली की होगी, बेहतर प्रदर्शन किया होगा, उसके बाद स्टेप ले रहे हैं तलबा तालिबात और उनके पेरेंट्स? सना, इसमें दोनों फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये भी है कि कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जैसा मैं कह रहा था, कि जो कि रोल मॉडल बने हुए हैं। यहाँ पे काफी वहाँ पे फैसिलिटीज के हवाले से बात करें या जो टीचिंग स्टाफ है उनके हवाले से बात करें, काफी उम्दा रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ स्कूल्स ही ऐसे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द सरकारी स्कूल्स हैं उनमें अभी भी अपग्रेडेशन की जरूरत है। दूसरा इसमें एक पहलू ये भी है कि अगर एनरोलमेंट ड्राइव जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट की, अगर इस ड्राइव को लगातार किया जाता है, बार बार किया जाता है और जो दूर के इलाके हैं वहां पे अवेयरनेस की जाती है, खासतौर अगर ड्रॉप आउट्स की हम बात करें, ड्रॉप आउट्स में अवेयरनेस की जाती है कि एजुकेशन कितने इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है जो ये तादाद है वो और ज्यादा बढ़ जाए। हालांकि जो इसमें फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके पास ऑप्शन बहुत कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि प्राइवेट स्कूल्स में जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके लिए खास फैसिलिटीज नहीं होती हैं, जबकि सरकारी स्कूल कुछ ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड हैं फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के लिए, और वहां पे जितनी भी इस किस्म की सहूलियात होती हैं वो सरकार ने दस्तयाब रखी हैं। तो ऐसे में इस तरह के बच्चे जो हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चांस रहता है कि इस तरह की जब एनरोलमेंट ड्राइव होती है। जरूरत इस बात जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कई सरकारी स्कूलों का दौरा भी कर चुके होंगे और देखते रहे होंगे रिपोर्ट्स के जरिए भी, तो क्या इस ड्राइव के बाद जब बच्चे सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की और उसे सही करने की बात हो रही है? बिल्कुल सना, यहाँ पे कोशिश जो है सरकार की वो यही है कि जिस तरह से दिल्ली में जो सरकारी स्कूल्स का जो स्टेटस है वो काफी बढ़ाया गया और उनको प्राइवेट स्कूल्स के एट पार कर दिया गया, उस तरह की कोशिश यहाँ पे भी की जाए। और यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि देखिए प्राइवेट स्कूल्स में अब जो बच्चों को पढ़ाना काफी जो महंगा अब साबित हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि फीसेस काफी ज्यादा हैं और जो वहाँ की डिमांड्स है एनुअल चार्जेस वगैरह की, वो भी इस हद तक के है कि एक जो मिडिल क्लास का इंसान होता है वो उसमें पिस के रह जाता है। लेकिन जहां तक हम सरकारी स्कूल्स की बात करें तो वहां पे फीस नॉमिनल रहता है, लेकिन जो फैसिलिटीज हैं वो प्राइवेट स्कूल से कम रहती है। तो जरूरत इस बात की है कि अगर फी स्ट्रक्चर में भी थोड़ा इजाफा किया जाता है वहां पे, लेकिन फैसिलिटीज वहां पे थोड़ी बेटर प्रोवाइड की जाती है। स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, बिल्कुल, तो फैसिलिटीज पर जोर देने की जरूरत
इस अगर आप ड्राइव चला रहे हैं, सरकारी इंतजामिया ड्राइव चला रही है, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि सरकारी स्कूलों में किस तरह के बच्चों को सुविधाएं दी जानी है और किस तरह से वो सुविधाएं उठा सकते हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी देने के लिए परवेज। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ आज का एजेंडा में जल्द होंगे हाजिर। छोटा सा ब्रेक। राइजिंग इंडिया का मेरे लिए मतलब है देश के 125 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का राइज होना, देश के आत्मगौरव का राइज होना। आज पूरा विश्व भारत के इस उदय को, राइजिंग इंडिया को मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है। ये राइजिंग इंडिया की एक ऐसी तस्वीर है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। Poonawalla FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। 29 और 30 मार्च News 18 नेटवर्क पर। Presented by Poonawalla FinCorp Limited, Enabling Dreams। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज का एजेंडा देख रहे हैं आप और आज का एजेंडा में तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। जी हां, बाहुबली नेता अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी पुलिस की टीम रविवार शाम को अतीक को लेकर साबरमती जेल से निकली थी। उसे 6 गाड़ियों के काफिले से यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है, जिनमें 2 वज्रवाहन भी हैं। अतीक को वज्रवाहन से ही लाया जा रहा है। अतीक को लाने वाली टीम में 45 पुलिस कर्मी शामिल हैं। अतीक की मंगलवार को कोर्ट में पेशी होनी है। उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक आरोपी है।
कोर्ट इस मामले में 28 मार्च को फैसला सुनाने वाली है। इस दौरान सभी अभियुक्तों को कोर्ट में पेश होना है। इसीलिए अतीक को साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाने की ये शुरुआत हो चुकी है। कल ही अतीक की साबरमती जेल से रवानगी हो गई। हमारे साथ हमारी संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, जिनका हम रुख करेंगे। अतीक अहमद का काफिला इस वक्त जो पुलिस और सुरक्षा कर्मी साथ लेकर निकले हैं वो कहां पहुंचा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में कहा यह जा रहा है कि अब राजस्थान से मध्य प्रदेश में अब इस काफिले की एंट्री हो चुकी है। जब साबरमती से चलता है तो वो ये कहता है कि मेरी जान को खतरा है। उसके वकील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन मीडिया में वो एक दूसरा मैसेज देना चाहता है। तो ये जो भी स्टेटमेंट अतीक का मिलेगा, ये मान के चलिए उसके एक पैतरे, उसके एक दांव पेच की एक चाल है कि किसको कहां कैसे डाइवर्ट करना है। और ये सूत्र बताते हैं कि पुलिस से लेकर सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर अतीक बिल्कुल अतीक किस तरह का बाहुबली नेता है, इस में कोई संदेह नहीं। और यही रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़कर। और आपको बता दें कि जहां पुलिसकर्मी अतीक को लेकर रवाना हुए हैं, तो वहीं मीडिया का काफिला भी पीछे पीछे इस खबर को कवर करते हुए दिखाई दे रहा है। कल हम अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी हमने देखी, उन्होंने तंज भी योगी सरकार पर कसा और चुटकी भी ली। तो बहरहाल बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद को प्रयागराज यूपी पुलिस ला रही है। काफिला रवाना हो चुका है कल ही, और इस वक्त राजस्थान से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। और इसे आपको बता दें कि कोर्ट में पेश होना है, क्योंकि 28 मार्च को फैसला इस मामले में आना है। उमेश पाल के अपहरण मामले से जुड़ा हुआ पूरी ये घटना है। सभी अभियुक्तों को कोर्ट में पेश होना है। इसीलिए आपको बता दें कि साबरमती जेल से प्रयागराज की रवानगी हो चुकी है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। तो अतीक अहमद बाहुबली नेता गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की तरफ रवाना हो चुका है। खास तरीके का इंतजाम किया गया है और कई तरफ से हमने देखा कि प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, और साथ ही साथ जो दांव और पेच अतीक अहमद के रहे हैं, उस तमाम पन्नों को एक बार फिर से पलटा जा रहा है कि अपने वक्त में किस तरह का नेता रहा और इसने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किस तरह से अपनी एक्शन या फिर कोशिशें की। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं पल पल की रिपोर्ट उनसे। तो 6 वाहन 45 पुलिसकर्मी के साथ ये काफिला राजस्थान से मध्य प्रदेश में एंटर हो चुका है। और चौथी बड़ी खबर आज के एजेंडे में शामिल है अमृतपाल के हवाले से। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियां अलग अलग राज्यों की खाक छान रही हैं। अभी तक सुरक्षा एजेंसियों को सफलता नहीं मिली है। भगोड़े अमृतपाल की तलाश जारी है। पंजाब से लेकर नेपाल बॉर्डर तक पुलिस हाई अलर्ट पर है। बॉर्डर पर अमृतपाल के पोस्टर लगा दिए गए हैं। उधर श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से अमृतसर में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पंजाब के मौजूदा हालात को लेकर मीटिंग ये बुलाई गई है। इस बैठक में अलग अलग सिख संगठनों, संप्रदायों और सिख वकीलों को बुलाया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी खबर मानी जा रही है। हो सकता है कि इस बैठक के बाद कुछ अहम फैसला अमृतपाल को लेकर श्री अकाल तख्त की तरफ से लिया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस हवाले से पहले ही अकाल तख्त की तरफ से ये बता दिया गया था कि उनकी मीटिंग, उनकी बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई लोग शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए न्योता भी जारी किया गया था। राजीव शर्मा हमारे साथ अमृतसर से इस खबर पर जुड़ रहे हैं। कितने बजे मीटिंग की शुरुआत होने वाली है राजीव, ये बताइएगा। और साथ ही साथ पंजाब में बताइएगा कि इस संगठन
जिसका नाम अकाल तख्त श्री अकाल तख्त साहिब है, ये किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सना आपको बताना चाहता हूँ कि अकाल तख्त साहिब सिखों का सबसे सर्वोच्च तख्त है और अकाल तख्त के जथेदार का कोई भी फैसला जो होता है पूरी दुनिया भर के जितने भी सिख हैं उनको मानना पड़ता है। तो जब अमृतपाल सिंह को लेकर ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद धरपकड़ शुरू हुई, बड़ी स्तर पर गिरफ्तारियां हुई, तो जत्थेदार ने एक चिंता जाहिर की कि सिखों के खिलाफ एक माहौल जो है पंजाब में तैयार किया जा रहा है। सरकार एक सिखों के खिलाफ माहौल तैयार करके कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करना चाहती है। तो ये अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बयान था। तो इसी को लेकर उन्होंने 27 मार्च यानी कि आज एक बैठक बुलाई में जितनी भी सिख जत्थेबंदियां हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, निहंग जत्थेबंदियां हैं, और इसके अलावा सिख वकीलों को, बुद्धिजीवियों को भी न्योता दिया गया है कि वो आके अपने अपने सुझाव दें कि आखिरकार जिस तरीके का माहौल। कितने बजे से ये बैठक शुरू हो सकती है और क्या माना जाए कि अमृतपाल को लेकर कुछ बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है इस बैठक में? देखिए, 11 बजे के आसपास ये बैठक अकाल तख्त साहिब पर ही शुरू होगी और उसमें जितने भी लोग आएंगे अपने अपने विचार देंगे। विचार देने के बाद जत्थेदार जो है वो खुद अपना जो फाइनल और अहम फैसला है वो सुनाएंगे। और बड़ा फैसला आज पंजाब को लेकर, सिख संगठनों को लेकर और पंजाब में जो माहौल बना है उसको लेकर एक फैसला आने की पूरी उम्मीद है। जी, बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो 11 बजे ये मीटिंग संभावित बताई जा रही है। आगे बढ़ लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसका हम रुख करेंगे, हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेते हैं। पंजाब की हम बात कर रहे थे कि श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से एक मीटिंग होने वाली, 11 बजे मीटिंग होगी। अब हिमाचल के कांगड़ा से बड़ी खबर आ रही है। दर्ज हुआ S3N2 का पहला मामला, 2.5 माह की बच्ची में ये संक्रमण पाया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। टांडा अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया है, दाखिल करवा दिया गया है। टांडा में जांच के दौरान H3N2 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की पुष्टि हुई है। CMO डॉक्टर सुशील शर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर हिमाचल से आपको दे रहे हैं। H3N2 का कहर देखा जा रहा है। कई जगह इस संक्रमण ने, इस वायरस ने दस्तक दे दी है और अब हिमाचल भी इसे अछूता नहीं। 2.5 माह की बच्ची में H3N2 संक्रमण पाया गया है और जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर देखा जा रहा है। CMO डॉक्टर सुशील शर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है। टांडा में जांच के दौरान इस इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है और इस बच्ची को टांडा अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। तो देश भर में H3N2 का कहर देखा जा रहा है और हिमाचल में भी इस केस ने दस्तक दे दी। इस वायरस ने कई राज्यों में पहले ही दस्तक दे चुका है H3N2, तो कई राज्यों में मौत की भी पुष्टि हो चुकी है इसी इन्फ्लुएंजा से। अब हिमाचल का कांगड़ा भी इससे अछूता नहीं। कांगड़ा में भी H3N2 का पहला मामला दर्ज किया गया है। ये पहला मामला 2.5 माह की बच्ची में पाया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। जब H3N2 का ये पहला मामला सामने आया है तो जाहिर सी बात है अब छानबीन और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे होंगे। टांडा अस्पताल में इस बच्ची को दाखिल करा दिया गया है। आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देश विदेश और साथ ही साथ JKLH की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।